तो स्टार्ट करें बेटा, सिक्स सेमेस्टर की शुरुआत करें। आप लोगों का तो एक्सपेक्टेड था कि हम सिक्स सेमेस्टर की शुरुआत में फिजिकल क्लासेस कंडक्ट कर पाएंगे कॉलेज में, पर हालात शायद पहले से भी ज़्यादा वर्स्ट हो गए हैं। तो यही था कि भाई कुछ क्लासेस ली जाएं, स्टार्ट किया जाए। तो बेटा जो आपका पेपर 1 है, मैं सीधा सीधा सब्जेक्ट पे ही आता हूँ। ओके, पेपर 1 जो है, इट इज रिगार्डिंग एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेजर फिजिक्स। मैं बात करूंगा इसमें। एक यूनिट पूरी लेजर की है और दो यूनिट्स जो हैं दैट इज रिगार्डिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं बेटा। इसमें कुछ चीजें आप लोगों ने, मैं शुरुआत करूं। देखिए, जब भी आप एटम के बारे में बात करते हो बेटा, तो दिमाग में बहुत पहले, भाई अगर आप लोग सब अपने आप को म्यूट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कुछ डाउट हो उस वक्त अपना स्पीकर ऑन कर लें, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए भी। प्लीज म्यूट योर सेल्व्स। हाँ, तो मैं बता रहा था बेटा कि जब भी हम एटम का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है, बहुत पुराने टाइम से जे थॉमसन से शुरुआत करते हैं। बहुत, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पूरा पेपर ही एटम से रिलेटेड है। और सच्चाई है कि भाई अगर हम जे थॉमसन को याद ना करें तो एक इनजस्टिस तो है ही है उनके साथ। ओके, तो अगर हम बात करें इस बारे में कि भाई जे थॉमसन मॉडल आया था, और इस सीजन में, जो ये सीजन चल रहा है इस वक्त, अगर हम बात करें तो वाटरमेलन मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी है। तो आप लोगों को इजीली आपको याद भी आ जाएगा उस मॉडल में क्या कहा गया था। इट वाज अज्यूम्ड कि जो एटम है इट वाज ए स्फीयर। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा रहेगा आपका, क्योंकि पुरानी सब चीज़ें ही पढ़ रहे हैं आज हम। एटम था, जे थॉमसन ने कहा कि भाई एक स्फीयर होता है, और स्फीयर के अंदर पूरे के ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एंड बीच बीच में क्या होते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे वाटरमेलन्स के अंदर आप देखते हैं बीच बीच में सीड्स इम्बेडेड होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने कहा कि भाई बीच बीच में हमारे इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड होते हैं। अगर हम बात करें कि इस मॉडल की खासियत क्या थी, खासियत बस एक ही थी बेटा कि जो एटम होता है एज सच न्यूट्रल होता है। ये एक बात समझ सकते हैं आप कि उन्होंने कहा जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और इसलिए एज ए होल एटम क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। ठीक है, जल्दी इस मॉडल को छोड़ दिया गया, आप सबको पता है। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल मेरे पास आया, रदरफोर्ड मॉडल। मॉडर्न मॉडल्स की शुरुआत में कहूं तो रदरफोर्ड ने की थी, जब उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है इट इज कंसंट्रेटेड विद इन द वेरी स्मॉल पोर्शन इनसाइड द न्यूक्लियस। एक सेंट्रल कोर के अंदर, यानी सीधी सीधी बात मैं कहूं कि रदरफोर्ड इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। He introduces the concept of nucleus. ओके, उससे पहले तो किसी को न्यूक्लियस के बारे में नहीं पता था। इसलिए मैंने कहा कि जो मॉडर्न पिक्चर है एटम की, उसकी शुरुआत किसने की थी बेटा? रदरफोर्ड ने की थी। और रदरफोर्ड ने कहा कि भाई सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, जिसको हमने न्यूक्लियस कह दिया, और इट इज फर्दर सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और सच दैट उन्होंने कहा कि भाई जितना पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर है उतना पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर है, एंड हेंस अभी भी ये क्या है बेटा? न्यूट्रल है।
ओके, बड़ी फेमस एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने सुना है इनका, दैट एक्सपेरिमेंट वाज रिगार्डिंग रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उनसे इन्होंने कंक्लूजन निकाला। मैं जस्ट एक आप लोगों को, मैं ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है, ये सब आता है, जस्ट एक बार क्विक रिवीजन कर रहा हूँ, और यूँ कह लीजिए कि पेपर की शुरुआत करने के लिए कुछ बेस बना रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। लेकिन फिर क्या हुआ, जब बारी आई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया, तो रदरफोर्ड मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन दैट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मोर ओवर इन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आपको याद आएगा, मैं जो डायग्राम बनाऊंगा कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, एंड इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग सर्कुलर ऑर्बिट, तो ये तो एग्जाम्पल हो गया एक्सेलरेटेड मोशन का। सर्कल जो होता है बेटा, और कुछ नहीं, मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड से भी घूम रहा है, तो इट विल हैव सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और कुछ नहीं तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा इसके अंदर। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बेटा एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि इट विल रेडिएट आउट एनर्जी, इट विल रेडिएट आउट एनर्जी। होगी कि नहीं होगी? और इसलिए ये याद आया आपको, डायग्राम याद आएगा। तो क्या कहा गया, जैसे मान लीजिए ऑर्बिट था इलेक्ट्रॉन का, तो अब क्या होगा, इसमें से रेडिएट आउट करेगा एनर्जी, तो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एमिट करता जाएगा ये, तो अल्टीमेटली स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ किस में आ जाएगा बेटा, न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। एंड एटम की जो स्टेबिलिटी थी वो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मतलब पहली ड्रॉबैक मैं कहूँ इसकी क्या थी, कि वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। फिर सुन लो क्यों नहीं कर पाए थे बेटा, ये कि इन्होंने ये तो कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उस टाइम की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, ये जमाना था जब क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी। मतलब ये कह लीजिए उसके पैरेलल जमाना ही चल रहा था, क्वांटम मैकेनिक्स पे भी काम चल रहा था, जो आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में पढ़ी भी है बेटा। ओके, तो उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो इट विल ऑलवेज रेडिएट आउट एनर्जी, इट विल ऑलवेज लूज एनर्जी। और अगर ये एनर्जी लूज करेगा कॉन्टिन्यूसली, तो इसकी रेडियस कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी, और इसको हम बोलते हैं स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली इट विल फॉल टू द न्यूक्लियस। एंड दूसरा, इसके हिसाब से तो देखो बेटा एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, ब्रेक तो कहीं है ही नहीं, तो कैसे एनर्जी रिलीज नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ से कैसा स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं स्पाइरल पाथ फॉलो करें, कहीं जंपिंग तो हो ही नहीं रही है, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कंटिन्यूअसली अपनी रेडियस कम करता हुआ आ रहा है, तो इट मस्ट रेडिएट आउट एनर्जी कंटिन्यूअसली। बट यू नो, जब सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन को ही स्टडी किया गया, तो यू फाउंड दैट कि जो स्पेक्ट्रम आता है बेटा, वो कैसा स्पेक्ट्रम आता है, लाइन स्पेक्ट्रम आता है। ओके, लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब समझते हैं ना आप लोग, कि जैसे आपकी लाइमन सीरीज पढ़ते हैं, आप बामर सीरीज पढ़ते हैं, लाइमन बामर पासन ब्रैकेट, मतलब लाइन डिफरेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि एक सारी एनर्जी कॉन्टिन्यूस कौन होता है, ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल। मैं वैसे एग्जाम्पल, ये वैल्यू नहीं है एग्जैक्टली, पर मैं बोल रहा हूँ जैसे मतलब 1 भी पॉसिबल है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, सारी वैल्यूज पॉसिबल है, वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम हो गया। लेकिन लाइमन में देखा था हमने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, सॉरी, डिस्क्रीट एनर्जी आती है। लाइमन और बामर के बीच में आप कंपेयर करोगे तो देयर विल बी ए लार्ज गैप। ओके, सॉरी, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को ही नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, बाकी अल्कली मेटल्स का स्पेक्ट्रम तो बहुत दूर की बात थी। आपके सिलेबस में बेटा इस बार ना सिर्फ हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बल्कि अल्कली मेटल्स के स्पेक्ट्रम्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल भी हमने छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नया नहीं बता के गया, ये बहुत कुछ बता के गया हमें। ये बता कर गया कि क्या होती है हमारे पास, न्यूक्लियस होती है एटम के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है, देन इसको करेक्ट करते हुए क्या है हमारे पास, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की बात करेंगे। इनकी जो ड्रॉबैक्स थी वो किसने दूर की बेटा, बोहर मॉडल ऑफ एटम, जो काफी हद तक काफी चीजों को एक्सप्लेन कर पाए थे। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। देखो बेटा, एक बात तो इन्होंने भी मानी, जो रदरफोर्ड ने कहा था कि भाई एटम के अंदर न्यूक्लियस होती है। फिर मैं बोल रहा हूं, चूंकि मेरा तो चैप्टर ही एटम का है,
पूरा पेपर ही एटम मॉलिक्यूल्स का है, तो मुझे एटम के बेस से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। आई नो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, मैं कब कह रहा हूँ कि आपने नहीं पढ़ा, पर रिवाइज करवाना भी तो जरूरी है ना उस सबको। हम भूल चुके होते हैं, बार बार रिवाइज करवाना पड़ता है, इसलिए एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं इस चीज का ताकि हमारा फ्लो बन सके। ठीक है, तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की मैं बात करूं बेटा, तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की एक तो इन्होंने यही माना कि भाई हर एक एटम के अंदर क्या होती है, एक सेंट्रल न्यूक्लियस होती है एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब वो वाली जो कॉन्सेप्ट थी वो यहाँ पर भी उन्होंने मानी कि ये न्यूक्लियस होती है बेटा, और ये ऑर्बिट हो गया, मान लो आर रेडियस है बेटा, न्यूक्लियस। अब सोचो जरा, मान लो कोई एक एटम, एक जनरल बात बोल रहा हूँ बेटा, जेड एटॉमिक नंबर है, ए मास नंबर है, तो मैं पूछूं कि इसकी न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होगा, बता सकते हो बेटा सोच के कि न्यूक्लियस के ऊपर अगर कोई एटम है एक्स जेड ए, ओके, तो इसकी न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होगा? एनीबॉडी? अच्छा चलो छोड़ो, ये तो बता सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? जेड जेड बेटा, बिल्कुल ठीक बात है। और आप तो सोच लो, और एक इलेक्ट्रॉन पर हम कितना चार्ज लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर, प्रोटॉन की बात चल रही है, तो एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? प्लस ई नहीं होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 की -19, तो कितना बन गया चार्ज? देखो ये तो ये 1 प्रोटॉन का चार्ज है, तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या प्लस जेड नहीं बन गया? चार्ज ऑन न्यूक्लियस, अगर हाइड्रोजन एटम की है तो Z1 हो जाएगा, तो प्लस ई हो गया हमारे पास, न्यूक्लियस के ऊपर हो गया प्लस जेड चार्ज बेटा। ओके, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई चार्ज होता है, तो दोनों में क्या हो जाएगा बेटा? देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे कहते हो, तो किधर लगा? टुवर्ड्स न्यूक्लियस लगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो हमारे पास क्या हो गया? पहली पोस्टुलेट बनी कि भाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, ठीक है, और रिवॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अनटिल अनलेस यू हैव सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई बॉडी सर्कल में घूम ही नहीं सकती, और कोई ना कोई फोर्स जरूर, अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है ना बेटा, तो इट इज नेसेसरी कि कोई ना कोई फोर्स या किसी न किसी फोर्स का एक कंपोनेंट किधर एक्ट कर रहा होगा? सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, और वही हमें क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया वही मुझे क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही मुझे क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, मान लो इलेक्ट्रॉन की अलोंग द टेंजेंट मान लो वेलोसिटी v है बेटा, मास m है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला तो आप सबको आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ZD Q2 E, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, अपॉन r²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या हो जाएगा? v इज द स्पीड, r इज द रेडियस, क्या होता है बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला? m/r। m, यस दीपक बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? mv²/r। mv²/r, यस दीपक बिल्कुल ठीक है बेटा, mv²/r। तो ये एक इक्वेशन बन गई बेटा जो हमारी हेल्प करती है, ठीक है। मतलब इन्होंने बोहर ने क्या किया, रदरफोर्ड को थोड़ा आगे बढ़ाना स्टार्ट किया, तो ये मतलब यू कैन से कि ये वाला कोई पोस्टुलेट उन्होंने अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये जो चीज थी ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहाँ से उठाई थी? रदरफोर्ड मॉडल से उठा ली थी। अब जो मेन बात उन्होंने ऐड करी नहीं, उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने बस ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एनी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने क्वांटम का मैकेनिक्स का यूज किया। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम बेटा क्वांटाइज्ड हो, क्वांटाइज्ड क्वांटा से बना है, क्वांटम मैकेनिक्स से आया ये वर्ड। उन्होंने कहा कि भाई कौन से ऑर्बिट परमिटेड हैं, ऑर्बिट्स आर परमिटेड जिनके लिए, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम जो है
इज क्वांटाइज्ड। इस पॉइंट को समझते हैं बेटा। पहले तो एंगुलर मोमेंटम देखो। एंगुलर मोमेंटम आप लोगों ने बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ा है, P इंटू डी होता है, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, आज हम ना सब चीजें, वैसे मैं सीधा बोल देता हूँ MVR, आप सबने सुन रखा है MVR होता है एंगुलर मोमेंटम, लेकिन एक बार मैं चाह रहा हूँ कि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो एक बार MVR भी कहाँ से आता है उसे भी एक बार हम समझ लें। तो देखो बेटा, P इंटू डी होता है। अब P मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है बेटा ये अलोंग द टेंजेंट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है। तो जो रेडियस है क्या वो अपने आप में परपेंडिकुलर का काम नहीं कर रही है यहाँ पर? भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है आप सर्कल में घूमता है तो अलोंग द टेंजेंट होगा, और ये जो रेडियस हो गई तो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास 90। तो यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसका काम कौन करता है? आर करता है कि नहीं? ये तो MV हो गया यार। तो ये देखो बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया? MVR, जिसको आप लोग सीधा लिखते हैं केमिस्ट्री में MVR। एक तो ये आ गया MVR इजिकल टू, हमने बोला क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूस वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, पैकेट्स की फॉर्म में आएंगी वैल्यूज जो होंगी। मतलब मैंने जैसे अभी कहा था कि 1 है, 1 के बाद सीधा सीधा क्या आएगा 2। मतलब व्हेनेवर ए क्वांटिटी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम अदर क्वांटिटी, वो क्या कहलाता है बेटा? क्वांटाइजेशन कहलाता है। जैसे आप लोग बिल्कुल सिंपल सा पढ़ते हो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड Ni, तो आप ये तो कहते हो चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यहां पर एक क्वांटिटी क्या हो गया? किसी दूसरे नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब इसका मतलब यही हुआ ना कि चार्ज या तो E होगा या फिर 2E होगा या 3E होगा, इनके बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, डिस्क्रीटनेस आती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने कहा बेटा कि ये जो होता है इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। मैं इसकी बात करूंगा कि ये इक्वेशन कहां से आई थी, वैसे तो आप केमिस्ट्री में भी आती होगी शायद आप लोगों की, n और h अपॉन 2π को बेटा हम आगे से क्या लिखा करेंगे? h कट। आई थिंक ये उसमें आता है क्वांटम मैकेनिक्स में, h अपॉन 2π को हम h कट लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वही ऑर्बिट परमिटेड होंगे। परमिटेड का मतलब हो गया उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, और ऐसे ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो दे विल नॉट रेडिएट आउट एनर्जी, और इसलिए उनको क्या कहा गया बेटा? ऐसे ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दे दिया स्टेशनरी ऑर्बिट्स। These are called stationary orbits। ठीक है, एक बात आप नोट करें क्योंकि इसी से हमारा आगे चलना है। यहां पर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन का जिक्र है बोहर मॉडल के अंदर। सिर्फ कौन से मोशन का जिक्र चल रहा है बेटा? ऑर्बिटल मोशन का जिक्र चल रहा है। ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है वो, ठीक है ना, किसी और मोशन का जिक्र नहीं है इसके अंदर। और यही शायद कहीं ना कहीं बोहर्स मॉडल की ड्रॉबैक बन गई थी कि उन्होंने सिर्फ एक काइंड ऑफ मोशन के बारे में सोचा, दूसरे बारे में नहीं सोचा। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा वापस बोहर मॉडल पे आते हैं बेटा। फिर बात आती है भाई कि एनर्जी जो होगी वो रिलीज कैसे होती है। आपने कह दिया कि इस ऑर्बिट में रहेगा तो ये तो स्टेशनरी ऑर्बिट है, परमिटेड ऑर्बिट है, इसके अंदर तो एनर्जी रिलीज करेगा नहीं इलेक्ट्रॉन। तो फिर हमारे पास कैसे रिलीज होगी एनर्जी? तो एनर्जी रिलीज करने के लिए देखो बेटा सीधी सी बात है, बोहर ने क्या कहा कि एनर्जी सिर्फ तभी रिलीज होगी व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन परमिटेड लेवल टू अनदर। जैसे मान लीजिए ये समझो, ये न्यूक्लियस, ये मान लीजिए एक परमिटेड लेवल बेटा आपका, ये दूसरा परमिटेड लेवल है। मैं फिर बोल रहा हूं, जब तक इस लेवल में रहेगा बेटा उसकी एनर्जी फिक्स है, वो रेडिएट आउट नहीं करेगा। ऐसे इस लेवल में रहेगा तो भी वो क्या है बेटा? फिक्स है। लेकिन उन्होंने कहा कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन परमिटेड या वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट, एनर्जी विल बी रेडिएटेड आउट। तो यानी कि सीधी सीधी बात है, E2 माइनस E1 जो डिफरेंस है बेटा वो रिलीज होगा, ये एनर्जी रिलीज होगी इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये बेसिक पोस्टुलेट्स थी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की। बोहर मॉडल ऑफ एटम से बड़ा इजी था, हमारे पास दो चीजें हम निकाल रहे हैं बेटा। एक मैं एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं
फॉर रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स। अब आपने कहते हैं ना कुछ ऑर्बिट ही परमिटेड है बेटा, तो उनकी रेडियस क्या होगी हम ये चेक करना चाहते हैं। तो बहुत आसान है, अभी मैंने जो पिछली स्लाइड थी आप वीडियो को पीछे ले जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने 2 इक्वेशंस की बात की बेटा। एक इक्वेशन थी, आपने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट वाज ZD E by R square और इट इज इक्वल टू बेटा mv स्क्वायर बाई R। बेटा अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो आप, एक पर्टिकुलर एटम की मैं बात करूं तो Z फिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फिक्स, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स। हाँ, जैसे जैसे रेडियस चेंज होगी स्पीड भी लगातार क्या होगी बेटा, चेंज होगी। अलग अलग ऑर्बिट्स में स्पीड अलग अलग होगी। तो यानी इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, एक R वेरिएबल है और एक क्या वेरिएबल है, V। देयर आर 2 वेरिएबल्स, ओके, देयर आर 2 वेरिएबल्स बेटा इन दिस केस, ओके। तो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इस V को एलिमिनेट कर दूं तो क्या मेरे पास रेडियस निकल सकती है, क्लियर। तो मैं यानी इस V को हटा, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी तो वैल्यू आपको पता है ना कितनी होती है, कितनी होती है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ ओके। हाँ भाई अब थोड़ा सा, तो ये आ गया K और दिस इज ZD स्क्वायर, एक R कैपिटल ना M R और ये हो गया V स्क्वायर। भाई ऑनलाइन क्लासेस की ये ड्रॉबैक तो हमें बियर करनी ही पड़ेगी। अब बाहर कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है तो वो तो समटाइम हमारी क्लासरूम में भी होता था, साइड में कहीं कुछ म्यूजिक चल जाए तो। मेरी आवाज आ रही है पर मेरे ख्याल में सफिशिएंटली? यस सर। ठीक है बेटा। नाउ सी, एक इक्वेशन बन गई बेटा, और दूसरी जो पोस्टुलेट थी mvr इज इक्वल टू NH/2π। यहां से मैं v को एलिमिनेट कर रहा हूं ना, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, रेडियस निकालना। बाकी तो सब कांस्टेंट है, देखो m कांस्टेंट बेटा, n कांस्टेंट, h कांस्टेंट, तो v और r वेरिएबल है। तो अगर हम v को एलिमिनेट कर दें तो ये आ गया NH/2π mr, NH/2π mr आ गया। और ये v की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं बेटा नंबर 1 में, देखो तो क्या आ जाएगा, देखो K ZD स्क्वायर अपॉन mr एंड दिस इज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन बेटा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, एक m से m कैंसिल हो जाएगा, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, बस r ही बच गया। देखो इट इज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। सही है। और बेटा ध्यान से देखो, इसमें कुछ कांस्टेंट्स लगाओ तो मैं उसको अलग लिख लेता हूं। h कांस्टेंट है 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर। आप कहोगे सर आप कहते हैं n कांस्टेंट है, देखो एक ऑर्बिट के लिए तो n कांस्टेंट है, पर एक ऑर्बिट से हम दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे तो n चेंज हो जाएगा ना। 1 2 3 4 n क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जेड एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, दूसरे एटम्स के लिए जेड अलग होगा, ओके। पर ये जो ब्रैकेट है ना, ये पूरी कांस्टेंट है बेटा, और जब इसकी आप वैल्यू निकालते हो ना, ओके, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है बेटा 0.529 एंगस्ट्रॉम, n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज, बताओ शाबाश जल्दी से, 1 एंगस्ट्रॉम इज -10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। बिल्कुल ठीक बात है। और एटम का साइज इसी ऑर्डर का होता है बेटा, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का ही होता है एटम का साइज। तो हमने ये बात करी, ठीक है। यानी यहां से एक चीज आई, क्योंकि मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं लिखूंगा, तो आप ये ना सोचें कहां से आ गया। रेडियस जो थे, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करो तो Z1 हो गया बेटा, तो इट इज 0.529
एंगस्ट्रॉम। अगले लेक्चर में एक्चुअली ना मैं बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूंगा, तो मैं उस वक्त लिखूंगा कि रेडियस के बारे में मुझे आइडिया देता है एंड आई विल यूज दिस इक्वेशन। तो ये ना हो कि इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आ गई है, ठीक है। तो 0.529 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम हो गया बेटा। एक तो ये निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल सिंपल है। दो इक्वेशन बताई मैंने बेटा, दो इक्वेशन जो थी उनसे v को एलिमिनेट कर दिया मैंने और मेरे पास क्या आ गया, रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया। दूसरा हमारे पास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं एक परमिटेड ऑर्बिट के अंदर। दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन परमिटेड ऑर्बिट। देखो बेटा अभी आपने कहा, फिर से एक बार मैं बताऊं, हल्का समझा रहा हूं। ये न्यूक्लियस है, अब मेरे ख्याल में सबको क्लियर हो गया न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस ZD चार्ज होता है। Z इज द एटॉमिक नंबर। ये मान लो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन बेटा रिवॉल्व कर रहा है विद स्पीड v इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। तो अभी आपने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर और इट इज mv स्क्वायर बाई r। ओके, सो हमने कहा एक r काट दिया बेटा। अच्छा अगर मैं देखो ध्यान से, अगर 2 से डिवाइड कर दूं बेटा, मैं पूरा 2 से डिवाइड कर दूं, तो क्या ये सीधा काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन नहीं आ गई, हाफ mv स्क्वायर बन जाएगा। ओके, वही इक्वेशन है बेटा, एक r काट दिया, इधर mv स्क्वायर बचा, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो थी, आपको पता है, हाफ mv स्क्वायर। और दिस इज क्या होती है बेटा आपकी, क्या बन गया, kZe स्क्वायर बाई 2r काइनेटिक एनर्जी। ओके, नाउ अगर मैं, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी अगर ध्यान हो बेटा, इट वाज 1/4πε0 मींस k। ओके, एंड दिस इज देन Q1 Q2। बेटा यहाँ एक बात ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर और पोटेंशियल के अंदर चार्ज का साइन भी कंसीडर करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ले रहे हैं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो, और पोटेंशियल तो है ही स्केलर, तो मैग्नीट्यूड क्या करेगा और वेक्टर क्या करेगा, पूरा एक ही सिंगल टर्म है, तो उसमें आपको साइन भी कंसीडर करना होता है। और अपॉन r, k ये फार्मूला होता था पोटेंशियल एनर्जी का, k Q1 Q2 बाई r हो गया बेटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस k ZD स्क्वायर बाई r। तो टोटल एनर्जी दोनों को ऐड कर दो बेटा, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगी माइनस kZe स्क्वायर बाई 2r, माइनस kZe स्क्वायर बाई 2r आ गया बेटा। ठीक है, यानी एक चीज देखो, जिन लोगों ने आगे एंट्रेंसेस देने हैं, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करो, माइनस काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखो, इसका माइनस है। सम टाइम क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन पोजेसेस, लेट अस सपोज क्वेश्चन में आ गया, इलेक्ट्रॉन पोजेसेस माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, फाइंड आउट इट्स टोटल एनर्जी। तो आप बच्चे कहेंगे कि ऐसे कैसे निकाले, हमें तो पोटेंशियल एनर्जी तो दी ही नहीं। लेकिन अगर किसी ने इसको रिलेट कर रखा है बेटा आपने, तो आप टोटल एनर्जी बता सकते हैं ना। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी को देखो बेटा, हाफ ऑफ क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। एमसीक्यूज में जब आप लोग एंट्रेंस देने जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, टोटल एनर्जी निकालो, सीधा सीधा उसका हाफ कर दो बेटा, क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, एंड इस नेगेटिव का मतलब होता है बेटा कि दीज फोर्सेज आर अट्रैक्टिव इन नेचर। नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि जहां यहाँ पर जो फोर्सेज हैं वो कैसे हैं, अट्रैक्टिव इन नेचर है, और इसलिए हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर इन बाउंड स्टेट। नेगेटिव, जहां अट्रैक्टिव फोर्स है तो चीज बंदी रहेगी, खुद छोड़ के नहीं जा सकती, उसको बाहर निकालने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बेटा। और जो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो एनर्जी चाहिए बेटा, उसे बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। देखो नाम तो लग रहा है बाइंडिंग, जो बांधने के लिए चाहिए, पर यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी वो बांधने के लिए नहीं चाहिए बेटा, तोड़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से निकालकर इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और वो टोटल एनर्जी का नेगेटिव होता है बेटा। तो यानी इसका भी एक्सप्रेशन यही होगा, kZe स्क्वायर बाई 2r, लेकिन बस माइनस साइन हट जाएगा।
और अभी अभी आप कह रहे थे बेटा आर की वैल्यू निकाली थी आपने, वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं ना बेटा, जैसे जेड को चलो मैं हाइड्रोजन एटम के लिए 1 ले लेता हूँ, ठीक है, तो जो आर के एक्सप्रेशन निकाला था वो यहाँ पुट कर दें, तो भाई टोटल एनर्जी की जो इक्वेशन बन जाएगी बेटा, मैं सीधा लिख रहा हूँ वैल्यूज को, ये आ जाएगा 13.6, आपने सुनी हुई होगी, n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो आर की वैल्यू निकाली थी ना अभी आपने, n² h² अपॉन आई थिंक 2, मुझे एग्जैक्टली m kZd² था शायद, ऐसी कुछ इक्वेशन थी शायद, आप देख लेना एक बार, जो अभी निकाली थी वो यहाँ पुट कर दी बेटा मैंने आर की। तो आप देख रहे हो आर नीचे है तो n² नीचे आ जाएगा, बाकी तो सब कांस्टेंट है, तो उनको सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, -13.6 अपॉन n²। ये भी मुझे अगली क्लास में काम आएगा, क्योंकि मैंने बोला मैंने अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस। मतलब आपको कुछ चीजें सुनी सुनाई चीजों से हम एकदम से धीरे धीरे नई क्वांटिटीज की तरह शिफ्ट कर जाएंगे। ओके, तो वहां पर भी मैं ये इक्वेशन लिखूंगा तो हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे एनर्जी जो आई वो क्या आई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में आई, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं जूल्स में पूछूं कितना होगा बताओ शहबाज, कौन बताएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाउ मेनी जूल्स? नहीं ध्यान आ रहा? सर 1.6 10⁻⁻19। वेरी गुड, 48 जूल, यस बिल्कुल ठीक, याद करने का बहुत आसान तरीका है बेटा, इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज रख लो, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट इक्वेशन है मेरे लिए, मेरे काम आएंगे, मैं आगे इसको यूज भी करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से बोहर ने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन की, क्योंकि ये क्लास मुझे टाइम दिखाने लग गई है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बस अब आपको। तो इस बोहर मॉडल में फिर मेनली ड्रॉबैक क्या थी बेटा? इसने नो डाउट हाइड्रोजन एटम को काफी हद तक एक्सप्लेन किया, लेकिन जब फाइन स्ट्रक्चर की बारी आई, फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन भी स्टडी गया। फाइन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बेटा, जैसे मान लो लाइन की एक लाइन आ रही थी, मान लो कोई 2 से लेकर 1 तक एक लाइन आ रही थी हाइड्रोजन एटम के अंदर। ठीक है, जब इसको हाई पावर रिजोल्विंग पावर के माइक्रोस्कोप से स्टडी किया गया तो इट इज फाउंड कि ये सिंगल लाइन ना होकर इट वॉज ए ग्रुप ऑफ 2-3 लाइन्स। फाइन का मतलब समझ रहे हैं, और बिल्कुल बारीकी से माइन्यूटली जब लाइन को चेक किया गया तो वो जो स्पेक्ट्रम कहलाएगा वो फाइन स्पेक्ट्रम है। तो यहां से जैसे वो इसके अकॉर्डिंग एक लाइन आनी चाहिए थी बोर के हिसाब से, लेकिन इट इज फाउंड कि ग्रुप ऑफ 2-3 लाइंस था। तो एक तो ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था फाइन स्पेक्ट्रम को। दूसरा जो मेन आपका सिलेबस में है आप भाई, कि अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर लें और हाइड्रोजन एटम को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें बेटा, तो अगेन इट इज फाउंड कि जो ये लाइन थी बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन स्टार्ट हो गई। जैसे ये तो क्या था, फाइन स्पेक्ट्रम में तो ऑलरेडी वो 2-3 लाइनें थी, बोर ने कहा कि वो एक लाइन होगी। ठीक है, और यहां पर एक जो लाइन थी वो लाइन क्या होगी, गेट स्प्लिटेड इनटू नंबर ऑफ लाइंस, 3, 4, 5, 6 डिपेंड करेगा। और वही आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपका सारा कुछ नया जो हमने पढ़ना है कि हाइड्रोजन एटम को, किसी अल्कली मेटल को जब अगर हम रख देंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस क्यों होती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस को भी ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कुछ और भी बातें थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया कि एटम को 2 डायमेंशनल मानकर चलेंगे, लेकिन रियल मायने में तो एटम कैसा है, 3 डायमेंशनल है। इस बात को भी ये यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, पर वो चलो छोड़ो। मेन जो बात थी, ये 2 इंपॉर्टेंट बातें थी बेटा, जो हमारे आगे के लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट भी होंगे हमारे लिए। तो जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी बेटा स्टार्टिंग से, कल तो हॉलीडे, परसों हम बात करेंगे सेम टाइम 12:30 ही मैं क्लास लूंगा परसों भी, ओके, क्योंकि आपका शायद ये टाइम फ्री होता है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फिर नया मॉडल क्या बना, एक सोमरफेल्ड मॉडल आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आए, डिफरेंट मॉडल्स आते गए। तो हमारा जो मॉडल हमने यहाँ पर पढ़ना है वो है वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। वेक्टर्स की हेल्प से हम हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे बेटा, और उसको समझेंगे, और फिर धीरे धीरे हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये जो आज की क्लास थी बेटा, इट वाज ओनली आई कैन से इंट्रोडक्टरी क्लास, और मैं जस्ट चाहता था कि बस कुछ रूटीन बने, स्टार्ट हो हमारा। ओके, तो हम जो परसों मिलेंगे थर्सडे को,
1230 के ऊपर। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।